अच्छा जी, मैं फटाफट ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो वैल्यूएटर आएगा सबसे पहले वो देखेगा कि आपका विजन मिशन डिफाइंड है या नहीं है। ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया है कि वो क्या ग्रेड कैसे देगा। इसके अलावा अगर वो कोई ग्रेड दे रहा है तो अपनी राय से दे रहा है, इंजीनियरिंग काउंसिल की गाइडलाइन से नहीं दे रहा। फिर आपके पीईओ से रिलेटेड वो देखेगा कि डिफाइन अगर नहीं है तो बस फिर तो कहानी आपकी खत्म है। अगर पीईओ डिफाइन है, सूटेबल नहीं है, रेपिटेशन ऑफ पीएलओ यानी जो पीएलओ थे वही आपने पीईओ बना दिए हैं, तो फिर वो एक इस चीज पे वीकनेस शो होगी कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इतनी। देयर आर सम इश्यूज इन पीईओ अलाइनमेंट विद विजन मिशन, इसमें से कुछ ना कुछ हमेशा कोई ना कोई वैल्यूएटर आपको दे के ही जाएगा और ये अंडरस्टैंडेबल है कि दे जाए, कोई मसला नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि अपनी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन रखना है। जब भी पीईओ आपने प्रेजेंट करने हैं आपके पास बैक एंड पे डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये पीईओ मैंने बोर्ड ऑफ स्टडी में डिस्कस किए, बोर्ड ऑफ फैकल्टी में डिस्कस किए, एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव करवाए, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड को दिखाए। जब स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप सेफ हैं और आप यानी अपनी जगह पे दुरुस्त है। उसके बाद पीवी जो मर्जी करे डज नॉट मैटर। अगर आपने अपना काम ठीक किया है, आपके पीईओज, आपके इंडस्ट्री, आपके एम्प्लॉयर, उनको आपने डिस्कस किए हैं, एक्चुअल में दिखाए हैं, उसके मीटिंग मिनट्स मौजूद हैं, तो यू आर वेरी डूइंग वेरी वेल। अच्छा जी, इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर इन फॉर्मुलेशन ऑफ पीईओज। यही मैं बात थोड़ी जल्दी कर गया हूं, लेकिन इसका अलग से रूब्रिक है कि आपका जो सिस्टम है उसमें मैकेनिज्म होना चाहिए, यानी इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए आपका, मस्ट हो। ठीक है, यहाँ नाम नहीं लिखा लेकिन इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक्सटर्नल मेंबर होने चाहिए, बोर्ड ऑफ फैकल्टी में इंटरनल एक्सटर्नल मेंबर, एकेडमिक काउंसिल आपकी बड़ी अच्छी फॉर्मुलेटेड हो। प्रोसेस पार्शली डिफाइंड अगर होगी तो वो, और फॉर्मल एविडेंस शोइंग, नो फॉर्मल एविडेंस से मुराद है कि अगर आपने उनको मीटिंग के मिनट्स नहीं दिखाए जिसमें लिखा हुआ है एजेंडा आइटम डिस्कशन ऑन पीईओज या इंप्रूवमेंट इन पीईओज, तो फिर वो मसला होगा। स्टेक होल्डर आपने लिखा, स्टेक होल्डर में एक तो आपके फैकल्टी, एम्प्लॉयर, वैसे तो स्टूडेंट भी स्टेक होल्डर है। तो ये स्टेक होल्डर सबकी नहीं, रेलिवेंट स्टेक होल्डर में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है रेलिवेंसी की भी। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एक स्टेक होल्डर है एलुमनाई आपका स्टूडेंट रह चुका है, तो पीईओ जब हम सीक्यूआई करते हैं तो इसमें पीईओ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इनडायरेक्ट मेजर होती है। इनडायरेक्ट से मुराद है, आप वैसे तो कुछ डायरेक्ट मेजर भी है लेकिन अभी पीईसी उस तरफ गया नहीं। बस जैसे एक डायरेक्ट मेजर है, आपके एलुमनाई की एवरेज इनकम कितनी है, ये डायरेक्ट मेजर है। ठीक है, आप के खैर आगे इसमें हम, और आपके एलुमनाई की किस किस पोस्ट पे हैं, मैनेजरियल हायर पोस्ट पे कहाँ कितने लोग पहुंचे हैं, हायर स्टडीज में कितने लोग गए, क्योंकि कुछ पीईओ हायर स्टडी से रिलेटेड होते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, एक बात बता रहे, ये जो आगे D2 लिखा है, हाँ, तो अगर ये चीज मिसिंग है तो ये जो लेवल होगा डेफिशिएंसी का 2, इसको 2 से 1 कर सकता है या 3 कर सकता है? हाँ वो 1, अच्छा आमतौर पे जो पीवी है ना, आमतौर पे मिसाल के तौर पे एक पीवी आया, उसने ये डेफिशिएंसी देखी तो D2 करके जाएगा। अगला आया, उसने देखा कि पिछली दफा भी ये डेफिशिएंसी थी, इस दफा दोबारा है, तो वो उसको D1 करेगा, फिर वो उसको D1 करेगा। ये रूल नहीं कहीं लिखा है। नहीं, ये चीजें डिफाइंड किया हमें ट्रेनिंग में है, ये हमारी एक ट्रेनिंग, ये पीवी की ट्रेनिंग है। इंस्टीट्यूशन को उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दे दी हैं। अब ये चीजें, यही तो बात है कि हम आपस में मिले जुलेंगे, एक दूसरे को जब इनवाइट करते हैं तो सारी चीजें पता चलती हैं। तो इसलिए आपको आज ये चीजें पता चल रही है कि ये जब एक चीज W3 है ना, अगर ये W3 रिपीट होगा तो रिपीट का मतलब है कि उसको W1 भी कर सकता है, और अगर दूसरी तीसरी दफा रिपीट हो रहा है तो वो ऊपर भी चला जाएगा। बात फिर वही पे आ गई कि जब आपने रीजेंडर लिखा, उसके बाद जो मॉडरेटर है उसने कुछ सीन भी ले लिया हमारा, यानी कि उसने कमांड कट कर दिया या उसको मॉडल कट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब पीवी आएगा उसके पास तो पीवी की रिपोर्ट है ना, उसके पास मॉडल, ये तो नहीं है कि मॉडरेटर ने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तक है। जब मैं किसी विजिट पे जाता हूँ उससे पहले मुझे पीसी 4, 7, 8 डॉक्यूमेंट भेजता है। उसमें एक डॉक्यूमेंट ये होता है कि पिछले साल आपकी यूनिवर्सिटी पे क्या एतराज लगे, उन एतराजात के आपने क्या जवाबात दिए, मुझे पता होता है। तो उन जवाबात को देख के फिर मैं आता हूँ। लेकिन मॉडरेटर का क्या रिस्पांस है, ये तो नहीं उसके पास होता है।
नहीं, मॉडरेटर का रिस्पांस मींस कि आपको क्रेडिटेशन कितनी मिली। जो देखिए मॉडरेटर पीसी है ना, पीसी का रिस्पांस ये है कि अगर पीसी ने आपको क्रेडिटेशन दे दी है तो पीसी आपकी तरफ है, अगर पीसी ने वैल्यूएटर की बातों में आके आपको क्रेडिटेशन नहीं दी तो पीसी उसकी तरफ है। तो मॉडरेटर का रिस्पांस हमें इम्प्लिसिटली पता होता है कि मॉडरेटर का क्या रिस्पांस है, लेकिन अगर जी आप रिस्पांस में आप एक्सट्रीम की बात करते हैं हाँ कि आइदर एक्टिवेशन दिया और नहीं, हाँ हम इन बिटवीन की बात कर रहे हैं। उसने 2 डब्ल्यू रखी, 2 कोई एक डेफिशिएंसी रखी, लेकिन 5 साल की बजाय 3 साल की या 2 साल की या 1 साल की। हाँ अब उसमें जैसे जो आपने रिजॉइंडर लिखा था, बेसिकली उसने निगेट करके जो है ना नॉन एक्रीडेशन से एक्रीडेशन पे आए, 2 से 3 साल पे चले गए, तो वहां पे डिफरेंस आया। लेकिन जो नया पीवीआर है उसके लिए स्टिल जो उसने कंसर्न डब्ल्यू या वीकनेस में या डेफिशिएंसी में जो रखा है उसके लिए वो स्टिल वैलिड पॉइंट है, आइदर रिजॉइंडर में चाहे वो काउंटर हो चुका हो। हाँ हाँ सो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक्रीडेशन तो हो चुकी है, चाहे वो 2 साल की होगी, 3 साल की होगी, तो मैक्सिमम 5 नहीं, बात ये होती है ना मॉडरेटर की, वीकनेस वाला जो है वो नेक्स्ट पीवी उसको वीकनेस को डेफिशिएंसी में डाल जाएगा, डाल देगा। वो अगर वो परसिस्टेंट है तो उसका लेवल हाई करता जाएगा। नहीं, अब उसमें फिर अगेन अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आएगा। आपने जो रिजॉइंडर लिखा है उसमें हो सकता है वो निगेट हो चुका हो, लेकिन वो वाला पीईवी जो ट्रेनिंग है, जैसे मैंने हाँ नहीं, ये आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो अगला पीवी आएगा वो सिर्फ पिछले पीवी की बात को सुनेगा, आपके रिजॉइंडर के रिप्लाई को वो देखेगा ही नहीं। क्यों नहीं देखेगा? अपडेट होगा, वो उस पीवी की पिछले पीवी की बात भी देखेगा, वो आपके उस बात के लिए जो आपने जवाब दिया था उसको भी देखेगा, और उसको पीसी ने ट्रेनिंग भी दी हुई है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो अगर वो वाकई जेन्युइन पीवी है तो वो समझ जाएगा कि पिछले पीवी ने गलत किया है, और वो आपको जेन्युइनली आके क्रेडिट देके जाएगा कि ये सिस्टम इनका बिल्कुल ठीक है। और अगर वो भी गलत पीवी होगा तो फिर सब कुछ ही गलत है। लेकिन पहली बात तो ये कि ये नोबडी इज स्लीपिंग, नोबडी इज इवन इनएक्टिव। तमाम लोग बड़े विजिलेंटली इस प्रोसेस को देखते हैं, क्लोज लूप में मॉनिटर करते हैं, और फिर फिल्टर होते जाते हैं लोग। और आपके पास आप देखेंगे, यू विल सी दिस कि ओवर द पैसेज ऑफ ईयर्स आप अपने इस साल जो पीवी आए उनको कंपेयर कर लें जो उससे पिछले साल आए, उससे पिछली दफा आए या उससे पिछली दफा आए, यू विल सी इंप्रूवमेंट इन द बिहेवियर ऑफ पीवीज ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। आई गारंटी यू दिस इंशाल्लाह। अच्छा, प्रोसेस पार्शली, अच्छा ये जब होगा इनफॉर्मल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट लाजमी है। ये मैं आपको जल्दी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने क्या क्या करके रखना है लाजमी, और नहीं करेंगे किस लेवल तक नहीं करेंगे तो क्या होगा। प्रोसेस इन प्लेस टू इवैल्यूएट द अटेनमेंट ऑफ पीईओज, इसका मतलब है कि आपका एलुमनाई सर्वे, एम्प्लॉयर सर्वे हर साल होता है, और कोई स्पेशल ऑफिस है जो इसको कराता है। ऐसे नहीं है कि वहां में कोई भी उठ के एचओडी ने कहा यार इस दफा तू करा दे, यार वो फैकल्टी मेंबर को बस पड़ गया मुश्किल कि यार मैं कैसे कराऊं। ठीक है, एक प्रॉपर सिस्टम है कि एक ऑफिस है जहां पे एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट नंबर्स, ईमेल, सारे वो डेटाबेस उनके पास क्रिएटेड है, एलुमनाई का डेटाबेस क्रिएटेड है, और उसको वो कांटेक्ट करते हैं, उनके साथ उनके कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, एलुमनाई इवेंट्स हैं, एम्प्लॉयर इवेंट्स हैं, कुछ चल रहा है, और उसके बाद जो है वो सर्वेज को फिल करते हैं। तो फिर ये एक पूरा एक वो मिलता है, एक पिक्चर मिलती है पीवी को कि नहीं यार ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर जो है और प्रोसेस जो है वो इन प्लेस है। सर्वे जो है वो वाकई फॉर्मली सर्वेस कंडक्ट होते हैं, और सर्वेस को कंडक्ट कराने के लिए प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर डेटाबेस है। अच्छा, पीओज आर अटेन्ड एंड एवेल्युएशन रिजल्ट्स आर बीइंग, उसके बाद यहाँ पे वो क्यूईसी को देखते हैं कि आपके इदारे में क्यूईसी क्या कर रहा है, क्या वो सर्वे के जब रिजल्ट आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिस ने सर्वे करा लिए, अब क्यूईसी उन सर्वेस का एनालिसिस करेगा और फिर डिपार्टमेंट से मीटिंग करके बताएगा यार आपके एम्प्लॉयर तो इस बात में खुश नहीं है, आपके एलुमनाई इस बात में खुश नहीं है, और इस बात में वो बहुत खुश हैं। जब वो बहुत खुश होते हैं तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये कहती है अपने स्टैंडर्ड रेज करें। जब वो खुश नहीं होते तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ये कहती है कि उनकी नाराजगी की वजह को डिटेल में एनालाइज करके करेक्टिव एक्शन लेके आए। सो करेक्टिव एक्शन हर तरफ है। सर, जो पीईओस की इवैल्यूएशन रिजल्ट्स हैं, इनके लिए तो फिर हमें पीएलओस को वापस पीईओ पे मैप भी करना होगा। हाँ, वो मैपिंग तो है। हम क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे पीईओस की?
पीईओ की क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। अब फर्स्ट करें एक पीईओ है कि द ग्रेजुएट्स ऑफ ITU विल बी एबल टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। अब आपने उसके लिए सर्वे कराया, एम्प्लॉयर से भी पूछा, एलुमनाई से भी पूछा। एलुमनाई से पूछा आर यू एबल टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम इन योर प्रोफेशनल करियर। एम्प्लॉयर से पूछा आर आवर ग्रेजुएट्स एबल टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉयर ने अगर लेट से 10 में से 10 नंबर दिए हैं, उसने 10 में से 10 दी, तो आप कहेंगे जी वो पीईओ जो है उसका पीईओ की जो मैपिंग है उसकी जो वैल्यूएशन के लिहाज से क्वेश्चन एयर के क्वेश्चंस के साथ मैपिंग होगी उसकी। और उसमें ये होगा कि अगर एक क्वेश्चन के 1 से लेके 10 तक मार्क्स हैं तो मिनिमम 5 एक्सेप्टेबल है या मिनिमम 10 एक्सेप्टेबल है। ओवरऑल फिर एवरेज निकलेगी। ऑन द एवरेज इस पीईओ से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे सर्वे में, उन चारों क्वेश्चन में 40 में से कितना स्कोर आया? 20 एक्सेप्टेबल है, 20 से कम। सर ये बात मुझे थोड़ी समझ है, लेकिन अभी जो लास्ट विजिट हुआ था उसमें उन्होंने हमें ये कहा कि आपने हमें दोबारा PLOs और CLO की मैपिंग दिखा दी है, इससे पहले आपने हमें PEOs दिखाए, हमारे 4 थे। तो आप ये बताएं कि आपके PLOs PEOs पे कैसे जा रहे हैं? हाँ ये जरूरी है, PLO और PEO की मैपिंग होना मस्ट है। और क्या वो क्वांटिफिकेशन जो एंड पे PLO CLO की निकल उसका मैपिंग से ताल्लुक नहीं है, उसका क्वांटिफिकेशन वापस नहीं होना, वो सिर्फ जो survey के लिए। हाँ जो evaluation of PEO है that is relevant to mapping of PEOs to the questions in the questionnaire। That's all। हाँ, और जो definition of PEOs है that is relevant to the mapping of PEOs with the PLOs। यानी PLO और PEO की definition, यानी PLO की एक statement है ना और PEO की statement है, वो statements आपस में ऐसे मैच होनी चाहिए कि ऐसे लगे कि PEO से extract हुए हैं PLOs। क्योंकि जैसे मैंने फिलॉसफी वाली प्रेजेंटेशन में बताया कि PLO वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन बच्चे में होंगी, और वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिनको बिल्डअप करते हुए बच्चा जो प्रोफेशनल अपना कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करेगा 2-3 साल के अंदर, जो काम करने के काबिल होगा, वो PEOs है। PEOs ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप होती हैं बेस्ड ऑन PLOs कि एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन मेरे पास एथिक्स थे, मेरे पास नॉलेज था, मेरे पास एनालिसिस था, उसकी बेस पे नाउ आई एम एबल टू ग्रो प्रोफेशनली इन द इंजीनियरिंग डोमेन। तो एम आई ग्रोइंग प्रोफेशनली इन द इंजीनियरिंग डोमेन, तो ये मेरा पीईओ है। 2-3 साल में पता चलेगा कि मैं ग्रो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अच्छा, फिर पीओज आर अटेन्ड एंड evaluation results are being, so ये QEC इसमें वो लाजमी इन्वॉल्व होना चाहिए। सो 2 इदारे इन्वॉल्व हैं PEOs के खाली क्राइटेरिया में। 2 इदारे कौन से हैं? इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिस और QEC। इसमें अगर कोई कमेटी इनको मैनेज करती है तो वो, अगर वो कमेटी फैकल्टी मेंबर्स हैं तो PV ये देखेगा कि उनका वर्कलोड कितना है, उनका टीचिंग लोड कितना है, वो कैसे मैनेज करते हैं, या मैनेजेबल है या नहीं है। अगर वो मैनेजेबल है और प्रॉपर है तो PV कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी शायद वो आपको कह के जाएगा कि सेपरेट प्रॉपर इंडस्ट्रियल लाइसेंस ऑफिस होना चाहिए, जो कि हर यूनिवर्सिटी में HEC भी कहता है कि ऑरिक ऑफिस होना चाहिए। और फिर आपका क्वालिटी QEC और ऑरिक, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो हर यूनिवर्सिटी का एक यानी एसेंशियल पार्ट है। अब मसला ये है, बाज़ यूनिवर्सिटियां इतनी बड़ी होती हैं, उसमें इतनी सारी फैकल्टीज होती हैं कि अब वो किस किस फैकल्टी को QEC देखे, तो फिर वो सब कमेटीज बना देते हैं कि फैकल्टी के अंदर से ही 4-5 लोग हैं जो ऑरिक को हेल्प कर रहे हैं, और फैकल्टी के अंदर से 2-3 लोग हैं जो QEC को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सेंट्रल डेटाबेस इन्हीं लोगों के पास होना चाहिए। ये अगर PV को नजर नहीं आएगा तो वो आपकी कम से कम कंसर्न लगा के जाएगा कि इनकी जो प्रोसेसेस हैं वो फॉर्मल, ट्रू सेंस में फॉर्मल नहीं है, क्योंकि फैकल्टी मेंबर आया गया किधर गया, कुछ पॉलिसीज भी तो होती है ना। कमेटी के अंदर एक डिपार्टमेंटल कमेटी है, अगर वो इसको मैनेज करती है अगर वो फुली मैनेज कर, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर डिपार्टमेंटल कमेटी ऑल एंड ऑल इसको मैनेज कर रही है तो कंसर्न PV का ये होगा कि यार ये भी टीचर है, बाकी भी टीचर है, और ये सेपरेट एंटिटी क्यों नहीं है। मैनेज पहले तो वो ये देखेंगे कि क्या ये मैनेज कर पा रहे हैं। अगर मैनेज कर पा रहे हैं तो आपकी कोई डेफिशिएंसी वीकनेस नहीं लगेगी, और अगर वो इवन मैनेज कर भी पा रहे हैं तो कंसर्न जरूर शो करेगा PV कि यार इट इज अ कंसर्न कि ये यूनिवर्सिटी है और इसमें ऐसे कामों के लिए स्पेशलाइज्ड इदारे ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज आर सपोज्ड टू हैव स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स फॉर सच टास्क्स।
क्वालिटी इन्हांसमेंट का इदारा हर यूनिवर्सिटी में होना इट्स एक्सपेक्टेड, एंड ऑरिक ऑफिस होना या इंडस्ट्रियल लाइसोन ऑफिस होना हर यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लाइसोन ऑफिस, जिसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनका सुबह से लेकर शाम तक काम ये है कि इंडस्ट्री के साथ लिंक्स बनाने हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, जॉब्स ऑर्गेनाइज करनी है, इंटर्नशिप्स ऑर्गेनाइज करनी है, बच्चों के डेटाबेस को देखना है, एनालाइज करना है। क्यूईसी का सुबह से लेकर शाम तक ये काम है कि एनालिसिस करना है, डिफरेंट एनालिसिस के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, फिर डिस्कशंस करनी है, मीटिंग्स करनी है, फैकल्टी को बताना है, फैकल्टी को कन्वे करना है, पिछले सालों के रिजल्ट्स का बताना है, ट्रेंड्स का बताना है, एक्सपेक्टेशंस का बताना है। ये सारा सुबह से शाम तक उनका ये हम लोगों ने तो क्विज चेक करने हैं, असाइनमेंट चेक करने हैं, बनाने हैं, ये करना है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बनाने हैं, तो वो फिर पीवी को कंसर्न जरूर आएगा एटलीस्ट। PLOs are well defined and publicized. PLOs appropriately linked to ये वो है कि मैपिंग होनी लाजमी है। उसके बाद PLO encompass all the ये तो हम लोगों ने जो PLO लिए हुए हैं बेसिकली वाशिंगटन अकॉर्ड के एट्रीब्यूटेड सेल्फ है, तो इसलिए कोई मसला नहीं आता इधर। मैपिंग ऑफ कोर्सेज, यहाँ पे बहुत मसले आते हैं। मैपिंग ऑफ कोर्सेज टू PLOs में बहुत प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। ये एक बाकायदा आपका पूरा चार्ट होता है जिसमें 4 साल के कोर्सेज, उसके रेलेवेंट PLOs और उसके अंदर हर PLO से रिलेटेड एक्सेप्टेबल टेक्सोनॉमी लेवल्स। मिसाल के तौर पे एक PLO है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, और उसके प्रॉब्लम उसको जो CLO असाइन किया आपने और साथ उस CLO का टेक्सोनॉमी लेवल आ गया है C1 रिमेंबर या सिर्फ अंडरस्टैंड, तो PLO तो है डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन, और उसका इन दी एंड जो सवाल क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है टू अंडरस्टैंड समथिंग और टू अप्लाई समथिंग, तो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा उधर। तो इधर जो है ना, इधर ऑलमोस्ट सारे लोग मार खा जाते हैं, क्योंकि इधर कंसिस्टेंसी चाहिए 3 to 4 लेवल्स के ऊपर। वो 4 लेवल कौन से हैं जिधर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए? पहला लेवल है PLO की स्टेटमेंट इटसेल्फ, कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट जो PLO है उसकी स्टेटमेंट क्या है, वो क्या डिमांड कर रहा है। दूसरा है उससे रेलेवेंट जो मैप किया आपने CLO, उसकी स्टेटमेंट, कि वो CLO की स्टेटमेंट उस PLO की स्टेटमेंट से इन लाइन है कि नहीं है। PLO का डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन मांग रहा है और CLO कह रहा है टू अप्लाई फोरियर सीरीज या एनालाइज, तो वो नहीं है। तीसरा लेवल है टेक्सोनॉमी लेवल, कि आपकी जो CLO की स्टेटमेंट है वो कह रही है एनालाइज, और आगे CLO कह रहा है साइकोमोटर डोमेन में कुछ या कोई कॉग्निटिव की कोई और लेवल नहीं है। चौथा लेवल है एग्जाम का क्वेश्चन। अब एग्जाम में आपने क्वेश्चन पूछा है, उसका CLO की स्टेटमेंट या PLO की स्टेटमेंट या टेक्सोनॉमी लेवल उनसे, अब देखिए पहली 3 चीजें अगर आपस में अलाइन होंगी तो चौथी चीज खुद ब खुद आप उससे अलाइन कर पाएंगे। तो ये चारों चीजें अलाइन करना हर कोर्स में, हर CLO के साथ, हर एग्जाम क्वेश्चन में, हर असाइनमेंट क्वेश्चन में, हर क्विज क्वेश्चन में, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग टास्क है और यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये आपने देखना है, अगर ये किसी डिपार्टमेंट का ठीक हो जाता है तो वो कम से कम 3 से 4 साल के लिए वो डिपार्टमेंट सुकून में आ जाता है, क्योंकि 3-4 साल लगते हैं इसके अंदर चेंजेस आने में या चेंजेस डिजायरेबल होने में। अच्छा सर, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है, जिस तरह हमारा PLO फॉर एग्जांपल 3 है या 4 है, हाँ। और उसके अकॉर्डिंगली कॉग्निटिव लेवल हम हर जगह पे अलग अलग किस्म का मुहैया कर रहे हैं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि सारे कॉग्निटिव लेवल को आप अचीव करें, या हम 1 को अचीव करें, 2 को अचीव करें। ये भी बड़ा अच्छा, इसमें आगे जाके अभी रूब्रिक्स आएगा कि एडिक्वेट आपने कवरेज कितना किया है। कवरेज से मुराद है कि आपकी जो असाइनमेंट क्विज मैपिंग है उसमें एडिक्वेट कॉग्निटिव, यानी कॉग्निटिव भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो, साइकोमोटर भी एक्सेप्टेबल लेवल काफी सारे प्रॉब्लम हो, और अफेक्टिव डोमेन में भी काफी सारे प्रॉब्लम हो जो आपने बच्चे को दिए। नॉलेज स्किल एटीट्यूड, इसको कहते हैं नॉलेज स्किल एटीट्यूड। सो नॉलेज स्किल एटीट्यूड तीनों टेस्ट होने लाजमी है। अगर तीनों नहीं होंगे, अगर आपके फर्ज करें आपने मैपिंग परफेक्ट की है और जैसे मैंने बताया था कि CLO की स्टेटमेंट, PLO की स्टेटमेंट, एग्जाम की स्टेटमेंट, कॉग्निटिव लेवल, हर चीज इन लाइन है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, फिर भी अगर वैरायटी नहीं है तो वो फिर भी कंसर्न लगाएगा या वीकनेस लगाएगा कि इनके जो असेसमेंट मैकेनिज्म है इसमें वैरायटी नहीं है, ये सिर्फ कॉग्निटिव टेस्ट करी जा रहे हैं, साइकोमोटर की तरफ जा ही नहीं रहे, अफेक्टिव की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन ये म्यूचुअल एक्सेप्टेबल अंडरस्टैंडिंग है कि कॉग्निटिव हमेशा ज्यादा होगा
साइकोमोटर उससे कम होगा, अफेक्टिव उससे कम होगा कुछ जी। आप देखना साइकोमोटर है, नॉर्मली वो लैब में पूछा जाता है, हाँ। लैब में हम मॉडर्न टूल यूसेज को ज्यादा इंप्लीमेंट करते Yes. हैं। अब वहां पे अगर पीएलओ के हिसाब से देखें तो पीएलओ 5 है और उधर से साइकोमोटर, और साइकोमोटर में कहते हैं कि 5 से ऊपर अगर हम चले जाते हैं P5 P4 6 में तो वो कहते हैं ये टेक्नीशियन। हाँ नहीं हाँ, वो PLO 5 में आपको P5 तक जाना जरूरी है। P आप बेशक 1 2 3 4 कोई भी रख लें, लेकिन PLO 5 मॉडर्न टूल यूजर का मतलब है कि उस एक्टिविटी में कम से कम मॉडर्न टूल यूज होना मस्ट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर उसको यूज करके आप अगर गाइडेड रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मॉडर्न टूल में गाइडेड रिस्पॉन्स के तौर पे तो P4 रख रहे हैं, अगर सिर्फ सेट करना सिखा रहे हैं तो P2 P3 रख रहे हैं। मकसद कहने का था हर पीएलओ में हर एट्रीब्यूट को या टेक्सोनॉमी लेवल को हम अचीव नहीं कर सकते। हाँ, जैसे मैंने मिसाल के तौर पे जैसे डिजाइन एंड डेवलपमेंट और सोल्यूशन PLO है, उसमें आप C1 C2 तो नहीं डाल सकते। इसी तरह इंजीनियरिंग नॉलेज है, उसमें आप C6 तो नहीं डाल सकते। इंजीनियरिंग नॉलेज का PLO है तो उसमें C1 C2 C3 डालेंगे, उसमें आप डिजाइन एनालिसिस की तरफ तो नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सही है। जब आप ये मैप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि हर PLO के एक्सेप्टेबल टेक्सोनॉमी लेवल्स भी डिफाइन कर लेते हैं। ये PLO 5 है ना, इसमें टेक्सोनॉमी लेवल ये यूज हो सकता है किसी भी कोर्स में। तो जब कोई कोर्स लेके आए आपके पास, अच्छा अब इसमें एक चीज और भी है कि डिपार्टमेंट में एक ओबी कमेटी होती है और उसमें एक और बात कर दूं, अभी आप 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो। हाँ लास्ट हमारे पास एक पीवी आए थे, उन्होंने 3rd डायमेंशन की बात की थी। अब आपका ये जो टेक्सोनॉमी लेवल है, आप इसका भी लेवल लिखिए कि ये स्ट्रांग है, ये मॉडरेट है या वीक है। हाँ, वो नहीं वो होता है कि जब PLO किसी CLO से एसोसिएट होता है तो आप कहते हैं कि इसका वेटेज कितना है। वो यस, वो 3rd डायमेंशन है और आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग टू डू कि 3rd डायमेंशन ये है कि आपका जो PLO है, PLO लेट्स से 3 है, PLO 3 अगर चौथे सेमेस्टर के कोर्स के साथ मैप है जिसका कोई प्री रैक नहीं है, वो कोर्स फंडामेंटल लेवल का कोर्स है, और PLO 3 एक 8वें सेमेस्टर के कोर्स के साथ मैप है जिसके पीछे आप 1-2 प्री रैक पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों में थोड़ा फर्क है कि वो डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा उसका एम्फेसिस है, और वो जो शुरू की डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन है उसका एम्फेसिस थोड़ा कम है। तो आप एम्फेसिस लेवल कर सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू evaluation या KPI of PLO, एक बच्चे ने PLO अचीव किया या नहीं किया, उसके KPI में ये 3rd डायमेंशन टेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। वो नहीं टेक्सोनॉमी में ये तो मैंने पहली दफा सुना है कि टेक्सोनॉमी में भी डायमेंशन हो के ये जो है वो लेवल 1 का अप्लाई है, ये लेवल 2 का अप्लाई है, ये लेवल 3 का अप्लाई है। इन प्रिंसिपल आई विल नॉट क्वेश्चन दिस थिंकिंग। कोई भी जो इनोवेटिव थिंकिंग है, वो मैंने शुरू में बात की थी ना कि जो ग्रेट माइंड्स होते हैं ना, वो न्यू थिंकिंग को रिजेक्ट नहीं करते स्ट्रेट अवे, लेकिन उसको परखते हैं। आप इस थिंकिंग को परखें। अगर आपको ये थिंकिंग अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हाँ ये बात तो बड़ी अच्छी है, जेन्युइन है कि टेक्सोनॉमी लेवल को भी हम मजीद एम्फेसिस लेवल उसका डिफाइन कर दें, तो यू एक्सेप्ट इट, अडॉप्ट कर लें उसको। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, इससे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, इससे कोई गड़बड़ हो जाएगी, इससे पता नहीं चलेगा, या उसका कोई फॉर्मलाइज्ड सही प्रोसेस नहीं बन रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो जिस चीज की क्लैरिटी नहीं है उसको आप छोड़ दें। और उसको छोड़ने की वो रीजन ये है कि हमने इसको डिस्कस किया मीटिंग में, मिनट्स ऑफ मीटिंग एजेंडा, दैट इज द मेन थिंग। आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स ना करें। अगर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, एजेंडा आइटम मौजूद है, यू आर सेफ, यू आर वेल डन। जो GEC ने कोई इसका क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो हमारे PLOs हैं उनकी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल फॉर द ओवरऑल है, उसके अंदर उनकी PLOs की कंट्रीब्यूशन और प्लस जो टेक्सोनॉमी लेवल्स है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन में, उनकी कंट्रीब्यूशंस कितने % होनी चाहिए? हाँ नहीं, इसका वेल डिफाइंड क्राइटेरिया तो नहीं है। हाँ, PLO के बारे में एक क्राइटेरिया है, PEC की सख्ती है, वो ये है कि PLO अचीवमेंट का जो KPI है वो आप 50% से कम नहीं रख सकते। PO अचीवमेंट का KPI आप कम रख सकते हैं। CLO अचीवमेंट का KPI भी आई थिंक CLO क्योंकि PLO से लिंक्ड है तो इट्स इंप्लाइड कि आप KPI 50। अच्छा, इसके अलावा जो आप कह रहे हैं ना, जो कवरेज है, उसमें हमेशा ये होता है हर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में कि पहले 5 PLO का कवरेज बहुत ज्यादा होता है,
आखिरी 7 PLOs का कवरेज कम होता है, तो इसमें इट इज अंडर एक्सपेक्टेड कि कम होगा, लेकिन मजे की बात बताऊं हाँ जी कि फीस इससे पहले इनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक मॉडल करिकुलम भी पड़ा था, PCO का, उसकी ग्रेड बनाए तो आखिरी 4 को उसमें PLO है, वो तो गलत है। हालांकि वो PC के ग्रेड माइंड ने बनाया पॉइंट टू बी नोटेड। 30-40 लोग थे। हाँ, वो मेरा ख्याल है उन्होंने मिल के कोई गड़बड़ कर दी है, तो डेफिनेटली ये उन्होंने गड़बड़ की है, तो इट शुड बी रिवाइज्ड। पहले 3-4 पेपर। हाँ अच्छा, मैं आपको सिर्फ इतनी एक गाइडलाइन दे देता हूँ कि फर्ज करें एक है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और दूसरा है इंजीनियर एंड सोसाइटी, ये दोनों बड़े कम इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो कम अज कम आप ये जरूर कोशिश करें कि हर PLO जो कम से कम भी इस्तेमाल होता है 3 से 4 दफा जरूर इस्तेमाल हो, और वो जो 3 से 4 दफा है वो ये नहीं है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग 3 दफा पूरे प्रोग्राम में आ रही है 3 कोर्सेज में, और वो तीनों के तीनों कोर्सेज 8वें और 7वें सेमेस्टर में है, ऐसे नहीं। उनको डिस्पर्स रखें, डिस्पर्स इस तरह रखें कि एक सेकंड ईयर का कोर्स है उसमें एवेल्युएट हो रही है, उसमें फर्ज करें बच्चा अचीव नहीं कर पाया तो उसे पता हो, उसको आपने काउंसल करना है। ये है PLO का CQI प्रोसेस, कि जो बच्चे PLOs में स्ट्रगल कर रहे हैं आप उनको काउंसल करते हैं नहीं करते हैं, क्या PLO के रिजल्ट बच्चे को साथ साथ अवेलेबल है, उसको अवेयरनेस है या नहीं है, ताकि वो बच्चा अपने आप को PLO में पास करवाए, क्योंकि PLO फेल होना इज नॉट एन ऑप्शन। इवन आफ्टर 4 इयर्स अगर PLO फेल हो जाता है खुदा ना खास्ता, उसकी भी पॉलिसी होनी चाहिए आपके पास, इफ आफ्टर 4 ईयर PLO फेल्स we will give this and this assignment, this and this extra workshop to the student in order to pass him, make him attain this या make her attain this PLO.